बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। टॉप स्टोरी चलते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, फीसों में इजाफे का झगड़ा, बड़े स्कूल बंद, छोटे खुले रहे, इंसाफ ना मिला तो हड़ताल का दायरा कार वसी करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसे का इंतखाबात, टीचर्स फ्रंट के खिलाफ टीचर्स अलायंस बन गया। तेईस मार्च मीनार पाकिस्तान समेत 5 मकामात पर आतिशबाजी का फैसला। और खवातीन के ताउन से मुल्क में जहालत गुर्बत नहीं रहने देंगे, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब, टॉप स्टोरी कल भी इसी हवाले से थी, बड़े स्कूल बंद रहे, छोटे खुले रहे, फीसों में इजाफे का जो झगड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अब मजीद धमकी भी दी जा रही है कि अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो हड़ताल का दायरा कार वसी करेंगे। देखिए, दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं इसमें सीमल। पहली बात तो ये कि जो स्कूल हैं वो खा प्राइवेट हों या सरकारी हों या जहाँ पे भी आप तालीम दे रहे हैं, क्योंकि जब आप तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो वो बहरहाल उनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए और वो मॉनिटरिंग भी उनकी होनी चाहिए कि वो क्या तालीम दे रहे हैं। एक तरफ आप देखें ना कि एक आम हमारे यहाँ जो है वो एक है, पिछले कई सालों से चली आ रही है कि जी आप मदारस की रजिस्ट्रेशन करें। तो अगर आप मदारस की रजिस्ट्रेशन करें तो फिर वो आप प्राइवेट स्कूल्स की भी रजिस्ट्रेशन करें, उनको भी आप किसी नेट में लेके आएँ, कहीं मॉनिटर करें। तो ये नहीं है कि जिसका जो जी चाहे, जिसको कोई काम नहीं है, वो जो है वो इस बिज़नेस में आ जाए और फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस में किसी में ना हो। तो मेरे ख़्याल में इसमें जो है वो जो स्कूल मालकान हैं उनको गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि जब ये वो बिल लेके आ रहे हैं तो उससे पहले एक बड़ी रैशनल अप्रोच के साथ जो है वो उनके साथ बैठ के तो अच्छा, हमेशा जब भी कोई बिल पास किया जाता है जाहिद साहब, क्यों नहीं मुशावरत की जाती? मैं अर्ज करता हूँ, कोई तरक्याती काम शुरू करना हो, ताजरों के हवाले से मसाइल हो, स्कूल्स के हवाले से मसाइल हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से मसाइल हो, क्यों नहीं ये उन लोगों से पूछते जो मेन कंसर्न है इन तमाम चीज़ों के? देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि एक तो आपने बात की ना कि कानून बनाते वक्त नहीं पूछते। एक हमारा अलमिया ये है कि हम कानून बनाने के बाद उस पर अमल दरामद करते हुए भी जो है ना वो अमल दरामद भी हमारा इशू नहीं होता। और हमारे बीसियों ने सैकड़ों ऐसे कवानीन हैं जो बड़े खुशू व खुजू के साथ हमारी असम्बलियों ने पास की है, स्पेशली जो प्रोविंशियल असम्बली जो कवानीन पास करती है वो कानून साजी कर दी। उसके बाद वो कानून पास करने के बाद माजरत के साथ वो रद्दी की टोकरी में ही रखने वाली बात होती है। कानून की किताब तो सिर्फ कहीं वो झाड़ झूड़ के कहीं निकाला जाता है, अगर कहीं ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो। अदरवाइज़ वो ताकचे में पड़ा रहता है कि ये हमारे पास कानून है, हमारी शेल्फ में मौजूद है, आगे वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ वो हमारा सरदर्द नहीं। दूसरी बात जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन स्टेक होल्डर्स को पहले एतमाद में लिया जाना चाहिए था और बहुत डिटेल में एतमाद में लिया जाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तर्ज़ अमल मुतलका जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिन्होंने ये काम करना होता है, जिन अफराद की ये ज़िम्मेदारी है, वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो एक तो वो सारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वो ज़ाहिर समझते हैं कि वही अकले कुल हैं, वही सबसे बड़े जो हैं वो चैम्पियन हैं इस निज़ाम और सिस्टम के। तो वो शायद अपनी तौहीन समझते हैं। मैं दोनों साइड पे बात करूँगा, वो खा ब्यूरोक्रेसी हो या वो इलेक्टेड नुमाइंदे हों, वो इस जोम में मुब्तला हैं कि जी हमसे ज़्यादा अकल किस में है, हमसे ज़्यादा जो है वो सेंसिबल आदमी कौन है, हमसे ज़्यादा लॉ नोइंग कौन है। तो वो इस जोन में वो फिर स्टेक होल्डर्स को जो है वो लिफ्ट नहीं करवाते। वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है जी इनको पूछने की, ऐसे ही हम बुलाएं इनको। तो उससे फिर अब इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं जो इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं और एक डिस्ट्रस्ट भी है और एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। दूसरा, इसमें सिर्फ फ़ीसों में इजाफा नहीं, इन्होंने अब भी जो कानून पास किया है वो अधूरा है और सिर्फ चंद जो है वो यानी कि एक आप यूँ कह लें कि किसी हद तक वो एक इशू को एड्रेस करेगा। एक पॉपुलर स्कूप आप यूँ कह लें कि वो उठाया ना गवर्नमेंट ने, एक ऐसी चीज़ कि जो बड़ी अट्रैक्ट करेगी पब्लिक को,
वालदैन कहेंगे नहीं जी फीसों में इजाफे की कमी का जो है ना वो कानून पास कर दिया, बिल्कुल सही, हुकूमत क्योंकि बहुत अच्छी है। पिछले साल भी बहुत हालांकि शोर ऐसा नहीं मचा होता। था। अगर ये हुकूमत में जो हुकूमती लोग हैं, जो टीम थी गवर्नमेंट की जो ऑन बोर्ड है इस सारे मामले में, अगर वो थोड़ी सी भी संजीदा होती या वो अगर वो कुछ डिलीवर करना चाहे जेन्युइनली, तो कानून ये नहीं बनता कि आप इतनी फ़ी रखें ये और ये कर दें, सिंपली ये इसके ऊपर कानून नहीं ख़त्म हो जाता। इसके लिए आपको बहुत कॉम्प्रीहेंसिव, मुझे ये बताइए क्या कोई एरिया जो है वो डिटर्मिन किया आपने कहाँ कितने स्कूल होंगे? क्या कोई इस तरह की कोई जो है वो साइंटिफिक जो है वो स्टडी करके कोई आप लेजिस्लेशन ला रहे हैं? क्या आपने कभी किसी स्कूल का कोई मॉडल तय किया है कि स्कूल होता कितनी जगह पे है? एसओपी बनाए हैं कोई किसी भी हवाले अच्छा, से, वो तालीमी निसाब के हवाले से, बहुत लंबी चोटी चीजें हैं। एक तालीमी अदारा जो है, एक स्कूल किसी फैक्ट्री से वो जो है ना वो किसी वो टेक्सटाइल का कोई यूनिट हो, वो जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री का कोई यूनिट हो, किसी चीज़ के बनाने का कोई यूनिट हो, उससे ज़्यादा आपके कंसर्न्स होने चाहिए। उसमें आप नौजवानों को, नौनिहालों को पढ़ा रहे हैं जो कल को इस मुल्क का मुस्तकबिल है। और फिर सिर्फ अगर फीसों की बात की गई है तो माजरत के साथ आप भी इस चीज को जानते हैं कि सिर्फ फीसें वसूल नहीं की जाती, गैर निसाबी सरगर्मियों के नाम पर जितने इनके फंक्शंस होते हैं, ये सब आपकी बातें ठीक है, सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसमें भी तो वालिदैन को लूट रहे हैं। इशू ये है कि इन सारी चीजों को आपको वो करना पड़ेगा ना, नेट में लाना पड़ेगा, एक सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो पहले तो बुनियाद से शुरू करें ना आप। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना वो ना तो इतना जो है वो कंसंट्रेट करता है कोई, ना इतनी जो है वो कोई उसमें जो है ना वो डिस्कशन होती है कि आप किस तरह कौन कौन से एस्पेक्ट्स कितनी जो है ना वो जिसको कहते हैं कि एंगल से उन चीज़ों को देखते हैं, कितनी उसके जो है ना वो हो सकते हैं, असरात क्या हैं, ये सारी चीज़ें, फिर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना, फिर उसके साथ मिल के उसको जो है वो सेटल करना, ये सारी की सारी चीज़ें वो जब तक आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ फीसों के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छी बात है, फीसें रेगुलेट होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप उसको कोई स्टैंडर्डाइजेशन भी साथ लेके आएँ, साथ जो है वो उसके कोई पैरामीटर्स भी लेके आएँ, कोई सिस्टम तो बनाएं। और आपस की बात है, जो पहले निज़ाम मौजूद था वो आज तक कौन सा इम्प्लीमेंट हो रहा है? बिल्कुल सही। आज तक कितने जो है ना वो अदारों से आप एजुकेशन सेस लेते हैं, कहाँ से आपने जो है ना वो आज तक कौन कौन से जो कवानीन पहले के मौजूद हैं? बल्कि मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कि जो और ये हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं जो तुरम खान बने फिरते हैं, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि पहले कितने रेगुलेशंस मौजूद हैं जिनका किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। और वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। वो कानून बनाने वाले और कानून पे अमल दरामद कराने वालों को नहीं पता, तो जिनके लिए बनाया गया है वो कैसे अमल दरामद अच्छा, फिर इसमें जो है वो सिक्योरिटी, उसके बाद जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें, फिर आपके स्कूल के जो असातिज़ा हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन, उनका कोई जो है वो उनको कवर, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे तो इशू ये है कि ये जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स को आप हैंडल कर रहे हैं, जिस हौच पौच तरीके से कि वो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है कि वो अब जो है वो डेफिनेटली एक पैनिक है कि जी फीसें कम हो जाएंगी तो उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर उस एंड पे देखें तो पब्लिक को दरअसल, अच्छा एक और भी इसमें एंगल है कि पब्लिक को शायद मुझे तो यूँ लगता है जैसे पब्लिक को कोई रिलीफ ना देना मकसद है बाकायदा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो, स्कूल ऐसी सिचुएशन जिसमें तशहीर तो बहुत हो रही है, स्कूल हड़ताल में चले जाएं, हम तो बड़ा कुछ कर रहे हैं, देखें जी वो मान ही नहीं रहे, और उसके बाद जो है ना वो बस बात वहीं पे रह जाए और लोग जो हैं वो बेचारे उसी तरह वालिदैन की जेबों से जो है वो उसी तरह कटती रहें। अदरवाइज अगर करना हो लेकिन तो अब बहुत अच्छे तरीके से पूरी बात को अगर लेकिन इसको अगर एक और चीज कि कानून बन गया अब उस पर अमल दरामद कराएं। लेकिन ये कितना एक अच्छा कानून साजी कर सकती है गवर्नमेंट, कितने के अच्छे तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है, वो आप सरकारी स्कूलों की हालत से अंदाजा लगा लें, जिनसे वो नहीं चलते इन्होंने जो है ना वो इसको कैसे प्राइवेट स्कूलों को किस तरह से हैंडल करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। नाज़रीन, हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे। अब जाहिर साहब ASA एकेडमी स्टाफ एसोसिएशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं जी। टीचर्स फ्रंट के खिलाफ अब टीचर्स अलायंस भी बन गया है। अब ये सियासत होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी में 390 असातिज़ा जो हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल एक तो ये भी पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि अब 390 जो हैं वो असातिज़ा
जो है वो इसमें वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और ये एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जो है वो बन रही है। तो ये कैसी मुज़िका खेज़ बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन पे तो पाबंदी है, असातिज़ा की यूनियन चल रही है और उसके लिए भरपूर अंदाज में जो है वो वहाँ पे कैंपेन हो रही है। और 10 को उन्होंने कहा जी इलेक्शन है, और 390 लोगों को एक साइड पे कर दिया है, नया अलायंस बन रहा है, सारे टीचर सारे काम छोड़ के तो सिर्फ अपनी सियासत के पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये डायकॉटमी है, इसको भी सोचना चाहिए। अगर तालीमी इदारों में तलबा तंजीम नहीं बन सकती तो फिर टीचर्स की तंजीम भी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्रेशर ग्रुप बनता है बाद में, और इससे जो है वो आपके बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, और तालीमी इदारों में फिर बहुत ख़राबियाँ जो हैं वो इसकी वजह से भी हैं। दो धड़ों में तकसीम हो जाती है या तो फिर आप तलबा तंजीम भी बहाल करें, उस पर आप पाबंदी की वजह बता देना। उन्होंने क्या बिगाड़ा, फिर स्टूडेंट्स ने क्या बिगाड़ा, उनकी भी एक हेल्दी एक्टिविटी है, उसको आप रिस्टोर कर दें। उधर आप कहते हैं कि नहीं वो नहीं करनी, तो टीचर्स को आप यानी वो तलबा तंजीम वाला रोल भी उनको दे दिया आपने, और उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारे प्रेशर्स हैं, माजी में भी इल्ज़ामात लगते रहे। तो मेरे ख्याल में या तो इसको भी बंद करें या वो भी बहाल कर दें। चलें फिलहाल लेकिन इसका कोई तुक नहीं बनता कि ये देखिए ना, अब आप इतनी मारधाड़ हो रही है वहाँ पे, नया अलायंस बन रहा है, मोस्टली लोगों को बाहर निकाल दिया है, आपस में एक वहाँ पे अजीबोगरीब किस्म का माहौल यूनिवर्सिटी में जो है ना वो इस वक्त वो इस हवाले से जो है ना वो लॉबिंग हो रही है, राब्ते चल रहे हैं। तो वो तदरीसी सरगर्मियाँ जो हैं वो उनको जो है ना वो मुतासर करने वाली बात है। और दरसो तदरीस असातिज़ा का काम है, उनका काम ही नहीं यूनियन बाजी, ओहदे लेना, ये करना वो करना। व्हाट इज दिस? ये तो उनका ये कोई तुक नहीं बनता ना। और हुकूमत कितनी सीरियस है इस तमाम चीज़ को लेकर, ये साबित होता है। कैसे खोखर साहब की खबर है, कॉलेजेस में 42 घोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो तैनात, 42 असिस्टेंट। मैंने बताया ना उसकी वजह देखिए ना, अभी हम जिस तरह पहली खबर पे वो हम जो लीड स्टोरी है हमारी आज की जी कि गवर्नमेंट कितनी के कंसर्न्ड है, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका एजुकेशन से दूर पार का भी ताल्लुक दिखाई नहीं देता आज तक। अब ये देखें, कभी आप इधर से कोई पकड़ लेते हैं कोई बंदा कि जी हमने इसको जनाब ठेकेदारी पे लगा दिया, ये हाजिरियाँ चेक करेगा, ये फलां करेगा। आज तक ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और ना आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनके पास कोई डाटा जमा नहीं हो सका, कोई कंप्यूटराइजेशन नहीं है, कोई भर्ती का रिकॉर्ड नहीं है, कोई सीनियरिटी की उस तरह मरबूत लिस्टें नहीं हैं शफाफ कि आपका राजनपुर में कोई बंदा बैठा है अगर किसी कॉलेज में तो आपको पता हो कि वो टीचर जो है वो कब भर्ती हुआ था, क्या क्रेडेंशियल्स हैं, कहाँ से आया है और कितना अरसा हो गया उसको सर्विस में। इसी तरह जो है वो जो उधर अटक में बैठा है उसका, भाई आपके पास निज़ाम ही नहीं है। तो फिर इसी तरह होता है ना कि अब आप देखें ना कि अब ये घोस्ट टीचर्स निकल रहे हैं, तो अब चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का बड़ा अच्छा इकदाम है इसके ऊपर कार्रवाई करने का। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो है वो सारी की सारी नाकामी है। इस पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हायर एजुकेशन को भी पूछना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस पर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर अगर टीचर ही घोस्ट हैं तो ये तालीम किस जो है ना वो लेवल की देते होंगे, और ये महकमा तालीम करता क्या होगा, इससे अंदाजा लगा लें। ज़ाहिर साहब, ज़रबे अज़ब की एक बड़ी कामयाबी है ये, 4.5 साल बाद जो है वो बाजियाब कराया गया शहबाज तासीर को, और उनके घर में तो इस वक्त खुशी का समा है। हाँ डेफिनेटली जी, उनके अहले खाना तो बहुत खुश होंगे, और इसे आप बिल्कुल ये कहेंगे कि ज़रबे अज़ब की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि बहुत लंबा अरसा होता है 4.5 साल, और जिस वक्त ये अगवा हुआ तो कुछ अरसे के बाद जो है उसके हवाले से बहुत सारी बातें थीं कि शायद जो है वो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और या उनको जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो र्यूमर्स थी। लेकिन फिर इतलात उस वक्त आई जब एक गिरोह पकड़ा गया जो जिसमें CIA की बड़ी एक कामयाबी थी कि उसमें वहाँ से एक लिंक डेवलप हुआ कि जी वो लोग जो उस अगवा में मुलव्वस थे उनमें से कुछ लोगों को तक पुलिस पहुंची, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पहुंची, और वहाँ से एक लीड मिली, और उसके बाद ये सारा पता चलता गया। और अब यहाँ जाके तो आप देखें कि बलूचिस्तान से जो है वो ये बाजियाबी का कल बाज़ाब्ता तौर पे ये सामने आई है कि ये उनको बाजियाब करवा लिया गया है, एंड ही इज़ सेफ़ एंड साउंड नाउ। बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इससे जो एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल है सोसाइटी के अंदर वो बेहतर होगा, और मजमूई तौर पे एक जो है वो एक बेहतर जो है वो आपका जिसे कहते हैं ना कि एक बेहतर
लोगों की जो है वो इस हवाले से थिंकिंग होगी, क्योंकि बहुत सारी र्यूमर्स थी कि देखें, बल्कि ये फॉर एग्जांपल कोट किया जाता था कि देखें जी फॉर्मर गवर्नर का बेटा इतने सालों से अगवा हुआ है, आज तक पता नहीं चला और अब तो क्या कर रहे हैं दूसरी कानून। तरफ भी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं, जी, उस हवाले से भी वो कह रहे हैं कि होपफुली कि जी वो काफ़ी उसमें जो है ना वो बेहतर लीड मिली है, और वहाँ पे भी उस हवाले से भी जो है वो पेशरफ्त हो रही है, और अली हैदर गिलानी को भी जो है वो बाजियाब करवा दिया जाएगा। बल्कि उनके वालिद का जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने कल कहा है कि वो अब पुरुमीद हैं कि उनके बेटे को भी जल्द बाजियाब करवा लिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ देना ही काम नहीं होता स्टेट का, एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ होती है मुआशरे के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से ये एक अच्छा बहुत एक अच्छी खबर है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली खबर जो है वो 23 मार्च के हवाले से। 23 मार्च आ रहा है जी, मीनार पाकिस्तान समेत अब डिसाइड किया गया है 5 मकामात पर आतिशबाजी की जाएगी, और पिछले चंद सालों से आतिशबाजी का एक नया ट्रेंड जो है वो देखने में आया है। बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो आतिशबाजी की जाती है, जो एक पुराना ट्रेंड था उसको अब तब्दील कर दिया गया। डेफिनेटली ये बिल्कुल इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और इसमें भी कर्टसी बाय चाइना हमारा दोस्त, क्योंकि ये हमने सारी टेक्नोलॉजी जो है वो आतिशबाजी की भी चाइना से ही इंपोर्ट की है, और वहीं से जो है वो अब नॉर्मली हम हेल्प आउट जो है वो वही हमें करते हैं। तो बाकी रह गई बात 23 मार्च की, तो डेफिनेटली जी यौम पाकिस्तान है, और हमें उसी जोश व जज्बे के साथ उसको मनाना है जिस जोश व जज्बे के साथ इस शहर लाहौर ने मेज़बानी की थी करारदाद पाकिस्तान की। और जब वो करारदाद पेश हुई यहाँ पे इस शहर ने, ये वो शहर है जिसने विटनेस किया उसको, ये वो शहर है जो होस्ट था, इसको इतना बड़ा ये एजाज़ हासिल है, और उसी की बुनियाद पर उसी करारदाद पाकिस्तान वो बुनियाद बनी क़याम पाकिस्तान की, और जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं उनके लिए अपना एक अलग मुल्क जो है उसके हसूल की, और उनको आज़ादी मिली अंग्रेज़ की ग़ुलामी से, और इसके साथ साथ हिंदुओं के जबरो इस्तदलाल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिन को सेलिब्रेट करना तो बनता है डेफिनेटली, और ना सिर्फ उसको याद रखना चाहिए, उस अज़्म को दोहराना चाहिए, बल्कि हमें इस मौके पे जो है वो गलतियों पे भी, अपनी कोताहियों को भी जो है वो हमें एक दफ़ा जो है वो उसके ऊपर भी एक नज़र डालनी चाहिए, और यानी एक हमें अपनी प्रोग्रेस वैल्यूएशन भी करनी चाहिए, और फ्यूचर के लिए हमें अपनी कमिटमेंट को भी जो है वो री इंश्योर करना चाहिए कि हम बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह से मुख्तलिफ, जिस तरह मैं कही थी कि एंटरटेनमेंट के ज़राए भी तो होते हैं ना, ये दिन त्यौहार जब हम मनाते हैं तो लोगों को एक रिलैक्स होने का मौका मिलता है, एक एंटरटेनमेंट मिलती है। 5 मकामात पे इसमें डेफिनेटली मेरे ख्याल में इसको जो है वो हर सूरत में इस तरह इंश्योर किया जाए कि इसमें फैमिलीज़ जो हैं वो ज़रूर इसको इससे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो कोशिश करे कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया जाए इस जो है वो सारे अमल। बिल्कुल सही। तो दूसरी जानब यहाँ पर एक तो 23 मार्च के हवाले से प्लानिंग की जा रही है, एक जिलानी पार्क में मेला चल रहा है, और अब एक म्यूज़िक, फूड और फैशन फेस्टिवल का भी जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। उसकी क्या तफसीलात हैं ये आपसे ज़रूर जानेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, और ख़बर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, लाहौर में 3 रोज़ा म्यूज़िक, फैशन और फूड मेला सजेगा। रईस साहब, हुकूमत जो है वो एंटरटेनमेंट के ज़राए फराहम कर रही है, एंटरटेनमेंट के मौक़े फराहम कर रही है। जिलानी पार्क में जश्न बहारा जो है वो रंगे लाहौर के नाम से इस दफ़ा जो है वो सजाया गया है, और दूसरी जानिब अब 8 इंडियन और 12 पाकिस्तानी डिज़ाइनर जो हैं वो फ़ैशन शो करेंगे, उसके साथ साथ म्यूज़िक भी होगा और फूड मेला भी साथ होगा। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल में तो इस तरह के जो तकरीबात हैं, ना सिर्फ जो है वो सिर्फ इसको जश्न बहारा तक में तो ये अब इसका तो ये हिस्सा है ही है, और जिलानी पार्क में इसका इनेकाद किया जाता है। इसके साथ मेरे ख्याल में शहर के दीगर इलाकों में भी ये एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट को चाहिए, जो मुतल्लिका अदारे हैं लाइक PHA है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड हों, और वहाँ पे भी ये एक्टिविटीज़ जो है वो जनरेट की जाएँ। सिर्फ इसको जिलानी पार्क तक महदूद ना रखा जाए कि जी यहीं पे जो है ना वो एक मेला होगा। आप इसको बाकी जगहों पे भी एक्सपैंड करें, और एक इसको बड़ा फेस्टिवल बनाएं जिसमें म्यूज़िक भी होगा, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाएंगे आप। तो इससे डेफिनेटली एक तो मुख्तलिफ
जो कंपनीज़ हैं वो अट्रैक्ट होंगी, वो आएंगे, अपने स्टॉल्स लगाएंगे, लोगों की पार्टिसिपेशन, शहरियों को एक हेल्दी एक्टिविटी मिलेगी और जो कि ना होने के बराबर है। और ऐसे मौके अब शहर में उस तरह नहीं हैं, क्योंकि बसंत यहाँ नहीं होती और बहुत सारे त्यौहार यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो अब गवर्नमेंट का, मुतलका अदारों का ये काम है कि वो शहरियों के लिए इस तरह की जो एक्टिविटी है, इस तरह के जो मौके हैं वो पैदा करें। और ये जश्न बहारा में मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ये तो बहुत खुश आइंदा है कि ये हो रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमें एक्टिविटी जनरेट करनी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा कल विमेंस डे मनाया गया और शहर में नामवर ख़वातीन के पोस्टर्स लगे, लेकिन जो एक चीज़ नोटिस की गई कि बहुत अहम ख़वातीन के नाम जो हैं उसमें शामिल नहीं थे, तस्वीर शामिल नहीं थी, जिनमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, फ़हमीदा मिर्ज़ा, हिना रबानी खर, इनकी तस्वीरें वहाँ पर नहीं थी। क्या इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया? क्या इन्होंने स्टैंड लेकर अपने मुल्क के लिए, क्या वो ऐसी पर्सनालिटीज़ नहीं है कि उनको याद किया जाए वुमेन्स डे पर? नहीं, डेफिनेटली उनकी देखें, अगर आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात करती हैं तो वो तो उनकी इस मुल्क के लिए खिदमात जो हैं, बल्कि आलम इस्लाम के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, वो तो खैर एक अब तारीख़ का हिस्सा हैं और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्हें मुस्लिम वर्ल्ड की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ हासिल है और उन्होंने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में, यहाँ पे लेजिस्लेशन के हवाले से, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत सारी लेजिस्लेशन ऐसी की है जिसकी शायद उस तरह जिसका ढंडोरा नहीं पीटा गया, लेकिन उसने एक बाकायदा, जिसको कहते हैं कि एक चेंज दिया और एक जो है वो कॉन्फिडेंस दिया। और पाकिस्तान में अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मोहतरमा जो है वो उसमें लीडिंग रोल में दिखाई देती हैं, क्योंकि व्हेन शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इससे यहाँ पे हमारी इस मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी से के अंदर जो है वो एक चेंज आया था। और उसके बाद ही फिर ख़वातीन के लिए जो है वो बहुत सारी जो मौक़े हैं वो आए कि वो हर मैदान में, हर शोबे में जो है वो आगे बढ़ सकें। तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक इस हवाले से लीडिंग रोल अदा किया, न सिर्फ ओवरऑल हर शोबे में। तो बीइंग फ़ीमेल, तो उनकी तो आप बिल्कुल उसको जो है ना वो नहीं कर सकते कि जी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से, आलम इस्लाम के हवाले से। बाकी बेगम फ़हमीदा मिर्ज़ा की आप बात करें, स्पीकर रही हैं कौमी असम्बली की फीमेल, और हिना रबानी खर जो हैं वो पहली हमारी वज़ीर ख़ारजा रही हैं। और तीनों की बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है ये। मोहतरमा का तो खैर आप वो तो देयर इज़ नो मैच, आप उस पर तो अब उसको तो मैच ही नहीं करता ना कोई। और पॉलिटिक्स में भी उनको आप मैच नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये गलती से जो है वो छूट गया नाम, का आपके पास लीडर भी कोई नहीं है, इसका मतलब डेलिब्रेटली किया गया ये। असल में ये ना कुछ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं। ये जिन लोगों को, जिन महकमों को ये काम सौंपा जाता है ना, वहाँ पे जो मुंशी बैठा होता है ना, बाबू, ये एक तो उसकी मेंटालिटी इससे जो है ना वो झलकती है। और कुछ उसके ऊपर जो बौने कद के सियासतदान नहीं होते, छोटे छोटे, यानी कद बहुत छोटा, ज़हन भी छोटा, औकात भी छोटी और उनकी सोच भी छोटी होती है। ये उनके कारनामे होते हैं कि वो समझते हैं कि शायद इस तरह करने से हम अपने लीडरों को या अपने रजीम को खुश कर लेंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। रजीम को दे डोंट हैव एनी कंसर्न विद इट कि जी वो किसी ने जानबूझ के कहा होता है टॉप लेवल से कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना उसका चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि ये कर देना, ये ना करना, इससे पता नहीं क्या ख़तरा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती। ये वो जो नीचे होते हैं ना, छोटी छोटी हरकतें करने वाले, बड़े नंबर बन जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, छोटी हरकतें, छोटी सोच, छोटे कद, औकात से ज़्यादा की जो है ना वो सियासत मिल जाती है जिनको, वो और प्लस इसके साथ जो है ना वो मुंशी, वो एक जो है ना वो बाबू जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये उसके ज़हन का जो है ना वो दिवालियापन होता है कि इससे जो है ना वो हम ये निकाल दें, हमारे साहब जो है ना वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। ये उनका घटियापन है और इससे इतनी टॉवरिंग पर्सनैलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीबॉडी नोज और लोगों ने नोटिस किया। ये सिर्फ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ 8 मार्च नहीं है। पाकिस्तान में रेस्ट ऑफ द जो है ना वो क्या उसको कहते हैं वर्ड, इस मुल्क में मोहतरमा को आप माइनस कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, इस मुल्क की आप यहाँ पे किताबों में, हिस्ट्री में, तारीख में कहीं
फहमीदा मिर्ज़ा का, हिना रबानी घर का, इनका आप स्टेचर जो वो जो डिस्टिंक्शन है वो तो ले नहीं सकते। तो मोहतरमा का तो खैर वो तो लेवल ही आप कुछ उसको तो और है। कंपेयर ही नहीं अच्छा, कर सकते ना। उस स्टेचर और लेवल का तो आपके पास बंदा ही कोई नहीं है ना, माजरत के साथ कोई भी नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। देखें, छोटी बात नहीं होती कि किसी खातून का हमारे जैसे मुल्क से बिलोंग करना और फिर उसको उसने रिप्रेजेंट अपनी करना। फॉर स्ट्रगल एग्जांपल करना, हिना रबानी और घर न की बात सिर्फ करें तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर आप रहे थे सिर्फ इस चीज को पॉलिटिक्स कि कोई को, फॉरेन मिनिस्टर गवर्नमेंट फीमेल भी हो सकती को, है। मुल्क के लिए नहीं, आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देखें ना कि बिल्कुल पूरी सही। दुनिया में आपका इमेज जो है वो बहुत इमेज मैटर करता बनाना, है। जाना, और पूरी दुनिया आपके पीछे हो कि जी आप हमारे यहाँ जो है वो एक विजिटिंग लेक्चर के तौर पे आ बिल्कुल जाए। सही, तो बिल्कुल ये सही। एक जाहिर दिवालियापन की निशानी थी, ज़हनी कुछ दिवालियापन। नहीं जिन है। लोगों ने ये पोस्टर अरेंज किए थे, ये उनका है। उनका है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जाहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और इसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको प्रमोशंस और सेल्स बताएंगे ताकि आप अपने मैक्सिमम पैसे बचा सकें। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास है जी ब्रांड आमना अजमल, और आमना अजमल पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। दूसरा ब्रांड है निम्सी, और निम्सी पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो लॉरियल एडवांस हेयर केयर है जी। रिटेल प्राइस है उसकी 249, प्रमोशनल प्राइस 209, 40 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। डोमेक्स टॉयलेट क्लीनर है 500 ml असॉर्टेड, रिटेल प्राइस है 145, प्रमोशनल प्राइस 119, 26 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब ओपन मार्केट का रुख करेंगे और सब्जियों और फलों की बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, आज के भाव। शहजाद खान अब्दाली का रुख करेंगे। शहजाद, बताइएगा कहां पर मौजूद हैं आप, सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और क्या महंगाई में कमी नजर आ रही है? हाजी शहर के ओपन मार्केट में सार्फिन और ओपन मार्केट के सब्जी फरोशों इंतजामिया की जानब से सरकारी नरखनामा जारी किया जाता है, उसके मुताबिक सब्जियों की फ़रोख्त मुमकिन नहीं हो पाती। इस हवाले से जो ओपन मार्केट के सब्ज़ी फ़रोश हैं वो भी शिकवा कना है कि बड़ी मंडियां जो हैं वहाँ से ज़िले इंतजामिया की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ चूँकि इन दिनों फ़ाल नहीं हैं, उनके फ़ाल ना होने की वजह से जो बड़ी मंडियाँ हैं वहाँ पर कीमतों का जो मैकेनिज़्म है वो उससे सरकारी नरखनामे के मुताबिक नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ से महंगे दामों इन ओपन मार्केट के सब्ज़ी फ़रोशों को सब्ज़ियाँ मिलती हैं, जिसके बायस ये इस काबिल नहीं होता कि इस सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बना सकें। ओपन मार्केट के सब्ज़ी फरोशों का ये कहना है कि अगर सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर ज़िला इंतज़ामिया हकीकी तौर पर संजीदा है कि वो सार्फिन को सिर्फ दावों से हटकर हकीकी तौर पर रिलीफ देना चाहती है, तो सुबह के औकात में जब सब्जियों की बोलियां होती हैं उस वक्त जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटी के अरकान वहाँ पे मौजूद होने चाहिए ताकि जो कीमतों का मैकेनिज़्म है उसको कंट्रोल किया जा सके और वहाँ से इस सरकारी नरखनामे के मुताबिक इन सब्ज़ी फरोशों को सब्ज़ी मैसर आ सके, जिसके बाद ये अपने ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद इस काबिल हो सकें कि सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बना सकें। ओपन ज़िला इंतज़ामिया की जानब से ये जो सरकारी नरखनामा जारी किया जाता है इसमें इनके मुनासिब मुनाफा का ख्याल नहीं रखा जाता, इसमें सरसर नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो सब्जियाँ हैं वो फ़रोख्त होना मुमकिन अभी तक तो नज़र नहीं आता। ताहम आज जो ज़िला इंतज़ामिया की जानब से सरकारी नरखनामा जारी किया गया है इसके मुताबिक आज सब्जियों की कीमतें जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इनमें आलू नया 12 रुपये, प्याज 34, इस तरह जो टमाटर है उसकी कीमत 20 रुपये ज़िला इंतज़ामिया की जानब से मुतय्यन की गई है। लहसुन देसी की कीमत 94 रुपये, लहसुन चाइना 236 रुपये, अदरक थाईलैंड 50 रुपये, लहसुन इंडिया 156 रुपये, अदरक चाइना 75 रुपये। इस तरह
जो बैंगन है वो 32 रुपये, मूंगरे 30 रुपये, इसके अलावा जो खीरा है उसकी कीमत 32 रुपये। इसके साथ साथ करेले जो हैं वो 90 रुपये। चूँकि ये एक गैर मौसमी सब्ज़ी है इसलिए इसकी कीमत दीगर मौसमी सब्जियों के मुकाबले में कदरे महंगी है। इसके अलावा जो पालक है वो 7 रुपये, नींबू चाइना के 47 रुपये, इसके अलावा नींबू देसी जो हैं वो 83 रुपये, मेथी जो है वो 23 रुपये, माड़ू 24 रुपये, बंद गोभी 14 रुपये, फूल गोभी की कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानब से 6 रुपये मुतय्यन की गई है। इसके अलावा जो घिया कद्दू है वो 40 रुपये, इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च 52 रुपये, शिमला मिर्च जो है वो 58 रुपये, अरबी जो है उसकी कीमत 45 रुपये ज़िला इंतज़ामिया की जानब से मुतय्यन की गई है। इसके अलावा भिंडी भी चूँकि गैर मौसमी सब्ज़ी है इसलिए इसकी कीमत भी मौसमी सब्जियों के मुकाबले में कदरे ज़्यादा है, ये 100 रुपये। इसके अलावा मटर जो है वो 38, मूली 6 रुपये, टिंडियाँ 23 रुपये, गाजर जो है वो 13 रुपये, इसके अलावा जो शलजम है वो 9 रुपये, साग की कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानब से 14 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके अलावा जो छोलिया है वो 14 रुपये और कचनार की कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो मुतय्यन की गई है वो 104 रुपये है। सार्फिन का ये कहना है कि जो मौसमी सब्जियां हैं कम से कम वो तो सरकारी नरखनामे के मुताबिक मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी मौसम के बाद जो है वो फरावानी है, लेकिन सरकारी नरखनामे के मुताबिक ओपन मार्केट में जो मौसमी सब्जियां हैं वो भी नहीं मिल पाती। इसकी बड़ी वजह यही सामने आती है कि जो आड़ती हैं वो इस सरकारी नरखनामे के मुताबिक ओपन मार्केट के सब्ज़ी फरोशों को सब्ज़ी नहीं देते, जिसके बाद सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद होना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जो ज़िली इंतज़ामिया की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो हमें शहर के किसी हिस्से में भी इस वक्त फाल नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में भी जो ग्राम फरोशी का सिलसिला है वो अपने अरूज पर रहता है और सार्फिन की जानब से शिकवा किया जाता है कि सरकारी नरखनामा ज़िली इंतज़ामिया जारी तो करती है लेकिन इस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जाता। जो हुकूमत पंजाब के साथ जो इनकी मीटिंग्स होती हैं ज़िला इंतज़ामिया की, उसमें सरकारी नरखनामे की बुनियाद पर ये सिर्फ कह दिया जाता है कि जो ज़िली इंतज़ामिया है वो ओपन मार्केट के सार्फिन को भरपूर रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कोशिश में अभी तक तो 10% भी ओपन मार्केट के अंदर कामयाबी होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। ज़ैनत शॉप पर नाज़न अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में। और मटन जो है वो आपको मिलेगा 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में। और मटन कीमा जो है वो आपको मिलेगा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 132 रुपये किलो। और उसका बना हुआ गोश्त 191 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो रोहू फिश आपको मिलेगी 249 में। रिवर सोल लार्ज 649 में। और पिंगासिस फिलिप्स जो हैं फ्रोजन 800 ग्राम्स 294 में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 77 रुपये दर्जन, थोक से 75 रुपये और गोरमे से 76 रुपये। और अब मूवी ऑफ द डे में आपको ट्रेलर दिखाएंगे ज़ूटोपिया का। Coming through! This is Officer McCorn. We got a 1031. I got dibs! Officer Hobbs, I am in pursuit! Woo woo! I need you to run a plate. Flash is the fastest guy in there. He can run the plate like that. Wait. They're all sloths? What, are you saying that because he's a sloth he can't be fast? Flash, 100-yard dash. Buddy, it's nice to see you. Nice to see you.
2. Officer Judy Hopps, CPD, how are you? I am doing Fine? well. What Hang in there. can I do Well, I was hoping you could run a for play. you Well, I was hoping you today? Well, I was hoping you could run a play for us. We are in a really big hurry. What's the plate 29T number? 29THD03. 2 9 T HD03. H D03. D 03. 0. 3. Hey, Flash, want to hear a joke? No! Sure. Okay. What do you call a three-humped camel? I don't know. Pregnant. Ah, yes, very funny, very funny. Can we please just focus on the task? Hey. Oh, wait. Priscilla, Oh, no! Yes? Flash? what do No! you call A three-humped camel? Pregnant! Okay, great, Three. we got it. Please jump. humped? Hurry! We gotta beat the rush hour in. It's night! सच अ क्यूट ट्रेलर इट इज़ एंड आई एम श्योर मूवी बहुत मज़ेदार होगी। अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाइएगा, जाकर एंजॉय कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स। आपको बताएंगे ओपन मार्केट से माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है जी, कीमत खरीद 105.90, कीमत फ़रोख्त है 106.15। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 149, कीमत फ़रोख्त है 149.70। यूरो की कीमतें खरीद 115, कीमतें फ़रोख्त है 115.50। सऊदी रियाल कीमतें खरीद 27.95, कीमतें फ़रोख्त है 28.10। यूएई दिरहम कीमतें खरीद 28.70, कीमतें फ़रोख्त है 28.85। कुवैती दिनार कीमतें खरीद 346, कीमतें फ़रोख्त है 348.50। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमतें खरीद है 77, कीमतें फ़रोख्त है 77.45। जैपनीज़ येन कीमतें खरीद है 0.90, कीमतें फ़रोख्त है 0.93। स्विस फ्रैंक कीमतें खरीद 104.35, कीमतें फ़रोख्त है 105.25। सबसे आखिर में कनेडियन डॉलर कीमतें खरीद 78.25, कीमतें फ़रोख्त है 78.80। जी और इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम शामिल करेंगे अपना सेगमेंट जिसमें हम शहर लाहौर की बात करेंगे। मेरा शहर लाहौर में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रज़ा खरल साहब, और रज़ा खरल साहब से हम बात करेंगे रासाला बाज़ार की। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। हमेशा बड़े डिफरेंट टॉपिक्स आप लेकर आते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो चूज़ करके लाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं ये चुनता हूँ इस तरह के मौज़ूआत। एक तो ये है कि हिस्ट्री महज किले का नाम नहीं है या शालामार बाग का नाम नहीं है। हिस्ट्री लाहौर जो है जगह जगह हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री ऐसी है जो हमारी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है। रिसाला बाज़ार की कैफियत भी कुछ इस लिहाज से ऐसी है कि एक रेजिडेंशियल एरिया है पुरानी अनारकली के अंदर। जब आप अनारकली बाज़ार में, पुरानी अनारकली बाज़ार में जाते हैं और आगे चौक आता है, तो चौक से अगर आप दाएं तरफ मुड़ते हैं और फिर बाएं तरफ देखते हैं तो एक गली नज़र आती है,
और इस गली के अंदर आगे एक महराब बनी हुई है और महराब के ऊपर एक तख्ती लगी है और वो तख्ती ताल्लुक़ रखती है महाराजा रंजीत सिंह के दौर से। फ़ारसी ज़ुबान में लिखा हुआ है और 3 तारीख़ें हैं उस पर। एक बकरमी तारीख़ है जो बकरमाजीत, राजा बकरमाजीत के नाम से मौसूम है साल और कैलेंडर ईयर्स होते हैं, जिसे आप पंजाबी कैलेंडर ईयर्स भी कहते हैं। और इसके अलावा हिजरी भी है और फिर ईसवी भी। ईसवी में 10 सितंबर 1826 लिखा है और जनरल अलॉर्ड का नाम है। अब हिस्ट्री जो है ये जब कोई नाम आप देखते हैं, कोई जगह देखते हैं और अगर आपका इंट्यूशन है और तजस्सुस है तो फिर आपको वापस रिवर्स गियर लगवाती है कि कहाँ से आया होगा, ये कौन है जनरल अलॉर्ड। तो जनरल अलॉर्ड की अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, सर्फिंग करते हैं कहीं, तो आपको नज़र आएगी कि जनरल अलॉर्ड और जनरल विंचूरा ये 2 जनरल थे जो फ्रांसीसी फ़ौज में थे, फ्रांस की फ़ौज में थे 1815 में। और बैटल ऑफ वाटरलू जो नेपोलियन ने आखिरी बैटल हारी और उसके बाद ख़त्म हो गया नेपोलियन का जो है इक़्तिदार, तो नेपोलियन बोनापार्ट का, तो उस वक्त कुछ जर्नल जो हैं वो छोड़ के वहाँ से फ्रेंच आर्मी वो हिंदुस्तान में भी आए, कुछ इजिप्ट में आए और फिर वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आके मुख्तलिफ रियासतों की जो फ़ौजें हैं उनमें शमूलियत अख्तियार की। ठीक, बिल्कुल सही। जैसे एनिमी ऑफ द एनिमी इज़ अ फ्रेंड। तो रंजीत सिंह चूँकि कॉलोनियल पीरियड में जो बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक्सपैंड कर रही थी और पंजाब को भी ज़ेर नगीन करना चाहती थी, तो रंजीत सिंह आगे रुकावट बना हुआ था। वो ताकतवर हुक्मरान था और शेर पंजाब भी कहलाता था उस वक्त। अब उसकी वजह से वो दुश्मनी थी कॉलोनियल पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी की और महाराजा रंजीत सिंह की। तो महाराजा रंजीत सिंह ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के और इंग्लैंड के जो दुश्मन थे वो जर्नल लिए ताकि वो उसकी फ़ौज को ट्रेन करें और इस तरीके से जनरल विंचोरा और जनरल लॉर्ड ख़ासतौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा जनरल अविताबले भी थे जो यहाँ आए और ट्रेन करते रहे और मुख्तलिफ ओहदे भी उन्होंने संभाले। बल्कि गवर्नर पेशावर का जो जनरल अविताबले रहा है और उसकी प्लेक एक लगी हुई है जीटी रोड पे बुद्धू काबा के करीब बिल्कुल, उसकी घर की तख्ती लगी हुई। अब ये जो जगह है जो रिसाला बाज़ार है ये बुनियादी तौर पर जनरल अलॉर्ड और जनरल विंचोरा ने कंटोनमेंट बनाया था, एक छावनी बनाई थी। अच्छा। पहले फ़ौजें जो हैं सिखों की भी और मुग़लों की भी ज़्यादातर किला के अंदर हुआ करती थी। तो जब किला छोटा पड़ गया और फ़ौज ज़्यादा हो गई तो फिर उन्होंने एक अलग से छावनी बनाई। तो अनारकली का असल पुराना नाम जो है ना अनारकली कैंट या अनारकली छावनी है। अच्छा। तो रिसाला बाज़ार ये कोई रिसाला वगैरह नहीं छपता था या प्रेस नहीं था, ये रिसाला जो जिस तरह फ़ौजी रिसाला होता है ना रेजिमेंट और उसके नाम पे है, ये अस्करी है, ये इसका नाम रिसाला यानी कि ये कोई ऐसे नहीं है कि बुक स्टोर या मैगजीन उस तरह से नहीं है, नहीं है। अब आप ये कि चूँकि ये इलाका सारा जो है वो फ़ौज के लिए था और फ़ौजी बारकें बनी थी, तो जहाँ रिसाला बाज़ार है जहाँ भी फ़ौजी बारकें थी जहाँ पे फ़ौज रखी गई थी। इसके अलावा एक और बाज़ार है जहाँ पे जिसका नाम अस्तबल बाज़ार भी है। अच्छा। ठीक है, जहाँ पे फ़ौज के घोड़े वगैरह हुआ करते थे। फिर इस पूरे इलाके को जो पुरानी अनारकली का ये इलाका है इसको कुड़ी बाग भी कहते हैं, यानी दूसरी साइड पे भी जाके सड़क के वो कुड़ी बाग इसलिए कहते हैं कि जो जनरल अलॉर्ड है उसकी बेटी मैरी शार्ले उसकी कब्र थी वहाँ पे। अच्छा। तो इसलिए उसको कुड़ी बाग, पंजाबी में कुड़ी बाग हो गया। मैरी शार्ले अब भी वहाँ पे उसका टूम बना हुआ है जिसमें जनरल अलॉर्ड भी दफन। और ये बड़ी दिलचस्प है इस लिहाज से कि जो फ्रांसीसी हैं, हम अमूमन जब लाहौर के ऊपर कब्ज़े की या लाहौर के ऊपर असरात का जायज़ा लेते हैं तो हम बरतानवी कौम को कहते हैं कि उन्होंने टेक ओवर किया 1849 में पंजाब को सिखों से, तो उसके बाद से उनकी कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ। लेकिन उससे बहुत पहले 1822-23 में ही ये 2 जर्नल जो है वो लाहौर आ चुके थे और लाहौर में आकर फ़ौजों को तरबियत भी दे रहे थे और जो फ्रांसीसी काफ़ती असरात हैं वो भी यहाँ पे महसूस किए जा सकते हैं इस इलाके में। तो इस लिहाज से ये बड़ा अहम है और दिलचस्प भी है। बाद में जब ये कंटोनमेंट बना फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुई और फिर इस तरीके से आगे बात बढ़ती रही। उसके बाद क्या सिचुएशन रही, किस तरह से इसमें तब्दीलियाँ आती रही और आजकल वहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये आपसे ज़रूर जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। रज़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। लसारा बाज़ार की हम बात कर रहे हैं। अच्छा रज़ा भाई, उसके बाद जब अंग्रेज़ दौरे हुकूमत शुरू हुआ और उसके बाद इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई? ज़ाहिर है वो उस तरह से तो उसको तब भी कैंट के तौर पर ही यूज़ किया जाता था। जी बिल्कुल, ये तो कैंट यहाँ से शिफ्ट हुआ है जब कॉलोनियल पीरियड में, जब बरतानवी राज डायरेक्ट हुक्मरान बन गया हिंदुस्तान का 1857 की जंग आज़ादी के बाद। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और 1800 बाद से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से इक़्तिदार लेकर डायरेक्ट बरतानवी हुकूमत जो है वो ब्रिटिश क्राउन जिसको हम कहते हैं, बरतानवी ताज, उसने टेक ओवर कर लिया पूरे बरसगीर का। तो उसके बाद अनेक्सेशन ऑफ पंजाब तो पहले ही हो चुकी थी 1849 में। तो उसके बाद से उन्होंने फिर यहाँ पे बाकायदा काम शुरू कर दिया और सबसे पहली बिल्डिंग जो उन्होंने बनाई वो टॉलिंटन मार्केट म्यूज़ियम, जो सिटी हेरिटेज म्यूज़ियम जिसको आप कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बरतानवी दौर की सबसे पहली इमारत है। अच्छा। लाहौर किले के बाहर, लाहौर किले में कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशंस की थी जो अब भी नजर आती हैं उनके दौर में। ब्रिटिशर्स जो थे वो भी सिर्फ किले में मुहित रहते थे, वहीं पर रहते थे? जी बिल्कुल, पहले यही था। अगर आप दीवान आम में जाते हैं तो बहुत सारे फौजियों के नाम लिखे हुए हैं जो दीवारों पे उन्होंने किंदा किए हुए हैं और ये देखे जा सकते हैं वहाँ पे कि ये जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल था बना हुआ ये इलाका। अच्छा। किले का ये हिस्सा जो है ये मिलिट्री हॉस्पिटल था, बेड्स वगैरह थे और फिर उन फौजियों के नाम है जो जख्मी वगैरह हुए या बीमार रहे और उन्होंने दीवारों के ऊपर लिखा हुआ, आप भी देखा जा सकता है। अच्छा। फिर बाद में अनारकली छावनी जब ये भी कम पड़ गई तो फिर उन्होंने मियाँ मीर छावनी जो है उसकी तरफ गए। अच्छा। और मियाँ मीर छावनी जब बनी है, ये कह लें कि 1890-95 के करीब ये सारा सिलसिला शुरू हो गया हुआ था। तो फिर मियाँ मीर छावनी से कनेक्ट करने के लिए अनारकली के इलाके को फिर मॉल रोड बनी है। ठीक है, इसका पुराना नाम लॉरेंस रोड था, माल रोड का। तो ये लॉरेंस रोड पहले ये बनी लॉर्ड लॉरेंस की वजह से, जिसका लॉरेंस हाउस डायरेक्ट वे जो है वो मियाँ मीर के साथ कनेक्ट किया। तो इस तरीके से एक छोटी सी रोड बनी जो आज दी मॉल फिर बनी। फिर बाद में जो लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर इदारों ने मिलकर इसका नाम कायद आज़म रोड या शारा कायद आज़म रख दिया। बुनियादी तौर पर दी मॉल और उससे पहले लॉरेंस रोड थी, इसको ठंडी सड़क भी कहते थे। बिल्कुल सही। और इसके ऊपर ही सारी लाहौर की जो कल्चरल लाइफ थी एक तरह से, या मॉडर्न कल्चरल लाइफ जो है वो इसके इर्द गिर्द सराउंड करती थी। पुरानी अनारकली का ये है कि ये बहुत अरसे तक लाहौर की अट्रैक्शन रहा है और बाद में भी जो फूड स्ट्रीट बनी है या बनाने की कोशिश की गई थी जब गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल थे, तो उस वक्त बनाने का मकसद भी यही था टू रिवाइव द ओल्ड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एरिया, कि ये हिस्ट्री भी है इसकी और कंटोनमेंट भी रहा है और इसके साथ बहुत सारी यादें भी वाबस्ता हैं। फिर यहाँ पे नखले वज़ीर खान भी, NCA भी साथ है, म्यूज़ियम भी साथ है इस इलाके में ही। फिर अगर आप देखते हैं पुरानी नारकली का थाना जो है वो हवेली में एक वाक़या है, कदीम हवेली है, वो बड़ा दिलचस्प देखने वाला है। वैसे तो गलत काम से नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, लेकिन उसकी आर्किटेक्चरल वैल्यू है। फिर इसके बाद अगर अस्तबल बाज़ार आप जाते हैं या देखते हैं तो उसमें कई ऐसी इमारतें हैं जो कॉलोनियल पीरियड या मिडल ऑफ कॉलोनियल पीरियड से ताल्लुक़ रखती हैं, जहाँ आप देख सकते हैं वो उनके कॉरिडोर इस तरह के हैं, मेहराबें इस तरह की हैं, इमारतों के साथ साथ झरोखे ऐसे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब कैंट मूव किया गया था तो सारी जो इमारतें, उनका जो स्ट्रक्चर था वो तो वहाँ पर भी अवेलेबल था। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है ये आपसे ज़रूर जानेंगे। सर भाई, अब चीज़ें तो वहीं पर, मतलब क्योंकि वो स्ट्रक्चर, वो इमारतें तो मौजूद रहती हैं, क्या उसको प्रिजर्व करने के लिए हमने कोई काम किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस खास तौर पर इस हवाले से रिसाला बाज़ार का जो आज मौजू हमने चुना है वो चुना भी इसीलिए है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या मसाइल हैं वहाँ पे। एक तो ये है कि महराब ही सिर्फ रह गई है और उस महराब के ऊपर वो तख्ती लगी हुई है जिससे ये इंडिकेट होता है कि ये इलाका कितना कदीम है। अब मसला ये है कि जो सरकार है या सरकारी इदारे हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई ऐसी एफर्ट नहीं है कि उसको प्रिजर्व किया जा सके। अब होना इसके अब माजी करीब में ये हुआ कि वो महराब गिर गई, उसका एक हिस्सा। अब उसके गिरने की वजह से हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि वो एक एविडेंस जो हिस्टोरिकल एविडेंस थी वो आधी रह गई। अब अगर इसको जो माजी करीब में दीगर इक़दाम हैं या गफलत बरती गई, वो ये एक माइलस्टोन आपका गया जो मिकलोर रोड के ऊपर था, जिस पे लिखा हुआ था कि दिल्ली 311 मील और लाहौर 1 मील। अब वो भी ख़त्म हो गया।
जनरल अबी ताबले की जो तख्ती लगी हुई है वो ऑरेंज लाइन की जद में आ रही ये है। जो माइलस्टोन आप बता रहे हैं ये कहाँ पर पड़ा हुआ था? ये मूनलाइट सिनेमा के बिल्कुल सामने, ये उससे मिकलोड लाहौर रोड के एक बिल्कुल मील कैसे डिवाइडेड। हो गया? मतलब तब लाहौर छोटा होता था, अभी एक्सपैंड हो गया। जो माइलेज गिनी जाती है ना किसी भी शहर की, वो वहाँ की जो जिला कचहरी है या जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है, तो वहाँ से 1 मील है लाहौर, यानी कि वो 0 पॉइंट, और वो उसका अभी तक पता नहीं लग सका, वो पता ही नहीं लग सका। वो मुख्तलिफ महकमे एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहे हैं। LDA कहता रहा है कि वासा वाले ले गए हैं, वासा वाले कहते हैं कि जी हम नहीं ले गए, कोई और महकमा जो कॉन्ट्रैक्टर लेके गया जो ऑरेंज लाइन पे काम कर रहे हैं। इसीलिए ये एक मुजरमाना गफलत हुई है हर इदारे की तरफ से। और FC एविडेंसेस जो छोटी होती हैं लेकिन मीनिंगफुल होती हैं वो ख़त्म हो गई। अब जनरल अबी ताबले की प्लैक जो तख्ती लगी हुई, मुझे ये डर है कि किसी दिन वो भी जो है वो सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी और फिर हम ढूंढते रहेंगे। कोई उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर, कोई सिक्योरिटी छोड़ें जी, वो सारा इलाका जो है वो तो उखाड़ दिया गया है। और वो जहाँ तक इनक्रोच होनी है या वाइडन होनी है सड़क, वहाँ तक तो जो डिमार्केशन हुई है वो तो उससे भी काफ़ी पीछे जाती है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो उसका भी मुस्तकबिल जो है वो डामाडोल है। अब ये एविडेंसेस हैं कि हु वाज द रूलर ऑफ लाहौर या हु वाज लिविंग इन लाहौर ड्यूरिंग व्हाट पीरियड। आप हिस्ट्री इसी तरह नरेट करते हैं ना, हिस्ट्री ज़बानी भी हिस्ट्री होती है और एविडेंसेस नेक्स्ट बिल्कुल लिंक्स बनते हैं, चेन्स बनती हैं। इसी तरह ये जो तख्ती है इसका भी यही होगा कि स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे और जिस तरह जहाँ से भी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं फिर वो उस वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की हेरिटेज, वहाँ का कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशंस, वो सब कुछ उड़ा के ले जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि लाहौर इज हिस्टोरिकल सिटी। कैसे कहते हैं कि हम अपने आसारा कदीमा के लिए बहुत इकदाम कर रहे हैं, हम हर चीज़ को ये जो इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। महकमा आसार कदीमा को तो शायद अब याद भी नहीं है कि वो तख्ती लगी हुई है और किसी वक्त भी गिर सकती है। 1826 उसके ऊपर तारीख मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने तमाम देखने वालों के तवस्सुत से कि आप जाकर उनको ये रिमाइंडर ज़रूर दे दें, क्योंकि उनको खुद तो होश के नाखून आने नहीं है कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, खुदारा इनको प्रिजर्व कर लें। ये हमारी हिस्ट्री है और पूरी दुनिया में लाहौर का इस हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है कि जी बिल्कुल। ये ना सिर्फ मैं तो जब मौका मिलता है इन्फॉर्म भी करता हूँ, आगाह भी करता हूँ और साथ साथ आगे इंडिकेट भी करता हूँ आगे क्या तबाही होने वाली है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया रजा भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। रसाला बाजार अगर मैं पढ़ती तो मैं शायद समझती कि ये वही किताबों और मैगजीन्स की बात है, लेकिन आज हमें पूरी एक हिस्ट्री आपने बताई। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ईमेल कीजिए tennis@city52.tv पर या फिर हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिए www.facebook.com/city10 और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं city52.tv। अल्लाह हाफ़िज़।